हेलो ऑल, वी आर नाउ स्टार्टिंग इंडियन सोसाइटी अंडर GS1। जो हमारी अभी सीरीज चल रही है इज द मेंस, उसी के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके 2-3 पार्ट्स बचे हैं, वो भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, रीजनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा, देखो पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 मतलब GS1 है ना, इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये आता है इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब। ओके, इसमें देखो यहाँ पे ये रहा रीजनलिज्म। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और धीरे धीरे करके सारे एक जितने भी कीवर्ड्स हैं ना सिलेबस में, और जितने भी PYQ से रिलेटेड थीम है वो सब कवर कर लेंगे। ओके, PYQ भी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो 1985 से लेकर जितने भी 2020 तक आए हैं रीजनलिज्म से रिलेटेड, ओके, वो सब भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। मतलब जो भी है ये सब रीजनलिज्म से ही रिलेटेड है, तो जो हम लोग आज कवर करेंगे उसी से ही आप आंसर फ्रेम करके इसमें लिख सकते हो। ओके, तो आज हम लोग का टेम्पलेट क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखेंगे, फिर बॉडी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे रीजनलिज्म के लिए। जैसे 15 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है ना, तो बॉडी में या तो एक हेडिंग, दो हेडिंग होती हैं, या तो 3 हेडिंग होती हैं, तो फिर 4 हेडिंग डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कितने नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो हम लोग बॉडी में क्या क्या लिखना है वो सब देखेंगे, और फिर लास्ट में जाके हम लोग कंक्लूजन कि इस रीजनलिज्म वाले टॉपिक को कैसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने सिलेबस देख लिया और ये PYQs आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बाकी तो हम कवर कराई देंगे इसी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रो। अगर रीजनलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसके लिए इंट्रो में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, डिफाइन करना। तो रीजनलिज्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। Regionalism is defined as a feeling to loyalty to a particular part of a country and wish for more political autonomy. ये दोनों keywords हैं. Okay, it is not just territorial unit but a culmination of socio-cultural, economic and political factors. ठीक है, तो रीजनलिज्म तो समझ में आता ही क्या होता है ना, मतलब अपना जो रीजन है, लोकल एरिया है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना ओवर कंट्री, है ना, तो उसको बोलते हैं रीजनलिज्म। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है एंड डेफिनेशन के फॉर्म में। ओके, और कैसे लिख सकते हैं, regionalism means focusing on the interest of a specific region over the whole country. Okay, for example, recent demands for more autonomy in Manipur show how regional issues can lead to major political actions, है ना। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इंट्रोड्यूस। ओके, अब देखते हैं बॉडी में क्या क्या चीज़ हो सकती है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हम लोग बॉडी में लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ओके, अच्छा, बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, फीचर्स आ सकते हैं, इसके टाइप्स भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स तो मेन होते ही हैं, और रीजंस भी देख सकते हैं, अभी क्यों परसिस्ट कर रहा है रीजनलिज्म, अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो देख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेंगे, है ना, और कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों साइड हम लोग को देखनी होती है हमेशा आंसर में। ओके, फिर लास्ट में गवर्नमेंट इसके लिए क्या एफर्ट कर रही है वो देख लेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलो बॉडी को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फीचर्स देख लेते हैं। एक तो ये साइकिक फिनोमिना है ना, मतलब साइकोलॉजिकल जो होता है ना, यहाँ पे देखो लिखा होगा सन ऑफ अ सॉइल डॉक्ट्राइन, जो मतलब एक सोच बन जाती है ना कि हम इस मिट्टी के मतलब सन है, उस टाइप की चीज़ है ना, तो एक ही साइकिक फिनोमिना है। सेल्फ इंटरेस्ट ओवर अदर्स समझ में आता है, कैन भी बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ के सेपरेट फ्लैग भी हो सकता है ना, जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर का था, है ना, सन ऑफ अ सॉइल डॉक्ट्राइन, ये देख ही लिया। लोकल रिजर्वेशन भी दे सकते हैं ये लोग, है ना, मतलब स्टेट रिजर्वेशन जो मिलता है वो हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, है ना, लॉयल्टी भी हो सकती है। ओके, ग्रुप के लिए लॉयल्टी, है ना, एक आइडेंटिटी भी होती है, इसी के लिए प्राउड करते हैं। पैरा डिप्लोमेसी, अच्छा, पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है कि सपोज जैसे इंडिया है ना, इंडिया के कुछ स्टेट्स मान लो XYZ, है ना, ये किसी बाहर की कंट्री से मिलकर कुछ अनस्टेबिलिटी लाएँ या फिर उनकी हेल्प लें, है ना, ये इसकी हेल्प करें और यूनियन को इसमें मतलब कोई खबर ना हो, तो इसको बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी। ठीक है, समझ गए। और क्या हो सकता है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, जैसे तमिलनाडु वगैरह हुआ था। ओके, आंध्र प्रदेश। ओके, अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स 3 तरह के टाइप्स हो सकते हैं रीजनलिज्म के, सुप्रा स्टेट, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। सुप्रा स्टेट क्या होता है कि एक तरफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो और दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो या फिर यूनियन हो। ओके, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट इनमें आपस में यूनिटी रहती है, बट ये अगेंस्ट में रहते हैं ज़्यादातर बाकी स्टेट्स के, है ना, यूनियन के। अब इंटर स्टेट क्या होता है, मतलब वही कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में डिस्प्यूट चलता रहता है कावेरी वाटर को लेकर, है ना। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही बिटवीन सिटीज़, है ना, उनमें हो जाए, जैसे विदर्भा इन महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इन गुजरात एंड ईस्ट एंड वेस्ट यूपी में भी टसल चलता रहता है। अच्छा, रीजनलिज्म में हम लोग एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं, एक तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दे सकते हैं ना, जहाँ पे जो नक्सलाइट्स हैं वो किस लिए हैं, ये रीजनलिज्म वाली फीलिंग की वजह से ही नक्सलाइट्स हैं, है ना, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारा जो रीजन है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है ना, इस वजह से वो नक्सलाइट्स बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये हम लोग देख ही चुके हैं ना, लैक ऑफ डेवलपमेंट है, इस वजह से ये डिसकंटेंट रहते हैं। ओके, वैसे ही नॉर्थ एंड साउथ के बीच में भी टसल चलता रहता है लैंग्वेज को लेकर, है ना, जैसे हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है
है ना। तो इसमें डिस्प्यूट चलता रहता है, नॉर्थ वाले तो इसको सपोर्ट करते हैं बट साउथ वाले इसके अगेंस्ट में रहते हैं। ओके, अच्छा कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल देना हो तो क्या हम लोग दे सकते हैं, यूके में किस किस के बीच में टसल चलता रहता है, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, है ना, ये सब अपना अलग से देश बनाना चाहते हैं। स्पेन में बास्क रीजन है ना, प्रीलिम्स में हम लोग ने पढ़ा था ये बास्क रीजन। वैसे श्रीलंका में भी कुछ रीजन्स बटे हुए हैं, जैसे तमिल एंड सेनहालीज जो स्पीकिंग रीजन है ना, उनमें टसल चलता रहता है। जैसे ये है ना, ये श्रीलंका है, तो यहाँ का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग हैं, बाकी हर जगह सिन्हालीज बोलते हैं, तो इनमें टसल चलती रहती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी है LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम, है ना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ऐसे कुछ करके है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। और देखते हैं, और बॉडी में क्या लिख सकते हैं, रीजन्स, इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो हमेशा इस फॉरेस्ट में रहते आए हैं, है ना, अब उनको फॉरेस्ट से डिस्प्लेस किया जा रहा है डेवलपमेंट पर्पस की वजह से, है ना, तो वो उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, है ना, उनके रीजनलिज्म वाली फीलिंग आ जाती है कि हमारी मिट्टी है ना, हमारा हमारा देश है ना। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना, जैसे पहले क्या होता था एंशिएंट इंडिया में, मिडीवल इंडिया में रीजनल किंगडम्स होते थे, है ना, तो किंगडम से ही अपना जो लॉयल्टी होती थी वही देखते थे, पूरी कंट्री से उनको मतलब ही नहीं होता था। जैसे राजपूत होते थे, मराठास होते थे, सिख्स होते थे, है ना। और मॉडर्न इंडिया में हम लोग ने क्या पढ़ा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसकी वजह से भी रीजनलिज्म प्रमोट हो गया था। ओके, अच्छा इस रिसोर्स स्कार्सिटी की वजह से भी रीजनलिज्म बढ़ता है ना, जैसे कि रिसोर्स क्या, वाटर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चलता है ना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है ना, अनइवन डेवलपमेंट हो जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, है ना, मतलब कहीं जगह पूरी इंडस्ट्रीज़ लग जाएँ फैक्ट्रीज़ और कहीं पे कुछ ना हो, जैसे बेंगलोर में, है ना, ये पूरा हब बन गया है IT हब, और बाकी जगह हैं गुजरात में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है ना, और रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ सब पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना। तो ये अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, डेवलपमेंट का, वो भी एक फैक्टर बनता है। कल्चरल एंड रिलीजियस रीजन्स तो होते ही हैं, है ना, सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं, सबके अपने अपने रिलीजियस होते हैं, उसकी वजह से भी टसल चलता रहता है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, वो करते हैं। ओके, एथनिक रीजन्स भी हो सकते हैं, जैसे जो रिवाज है ना, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में, नागाज ये कहाँ है, नागालैंड में। ओके, तो ये रीजन्स कुछ हो सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है अभी तक, है ना, अभी तक खत्म क्यों नहीं कर पाए इसको, तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, एक तो लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी कंट्री में, डेवलपमेंट का भी रेट लो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, सोशल एक्सपेंडिचर में हम लोग बहुत ही कम एक्सपेंड करते हैं। ओके, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, है ना, लैक ऑफ विल, वही चीज़ है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर इतनी विल ही नहीं है अभी, वो अपने वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ उन जो रीजन्स हैं उनके डेवलपमेंट पर। ओके, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन जब लोग ने देखी लिया है स्टार्टिंग में। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं, है ना, रीजनलिज्म को खत्म करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आर्टिकल 19 के अंदर, 5th एंड 6th शेड्यूल, है ना, ट्राइबल्स का प्रोटेक्शन के लिए, है ना। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, DPSP, है ना, इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड रीजन्स, है ना, यहाँ से आ जाएगा रीजनलिज्म। शेड्यूल 7 में जो फेडरलिस्ट है वो भी रीजनलिज्म को कम करने के लिए, है ना, जो फेडरल लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट बनाई गई है, कॉन्करेंट है ना, तो जो पावर्स हैं वो उसमें टसल ना हो, इसलिए क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि तुम्हारी ये पावर है, हमारी ये पावर है। ओके, शेड्यूल 8 है ना, लैंग्वेजेस को लेके, तो लैंग्वेज के बीच में टसल चलती रहती है, उसके लिए बनाया गया है। ओके, आर्टिकल 79-80 ये क्या बोलता है, राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट, है ना, तो राज्यसभा एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो राज्यसभा क्या होता है, एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है स्टेट्स का, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करें। ओके, अच्छा आर्टिकल 368 में भी स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है ना, हाफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है कुछ किसी लॉ को चेंज करने में, है, ताकि वो इनको ऐसा ना लगे कि अपनी मर्जी कर रहे हैं ना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बन जाए। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस हैं रीजनलिज्म को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख लेते हैं। ओके, तो पहले नेगेटिव्स देख लेते हैं। एक तो देखो वही वायलेंट एजिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है, मिलिटेंसी प्रमोट हो जाती है, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइट्स, है ना, ये सब हम लोग ने देखा, ये सब बढ़ावा देते हैं रीजनलिज्म को। ओके, लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट्स ये होते हैं, है ना, जो हम लोगों ने देखा, वाटर डिस्प्यूट्स कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ओके, एंटी माइग्रेंट फीलिंग, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो बिहार का बंदा बेंगलोर में जाके या फिर मान लो असम में जाके काम करता है ना, तो असम वाले उसको बाहर की तरह, आउटसाइडर की तरह देखते हैं। ठीक है, तो एंटी माइग्रेंट फीलिंग होती है क्योंकि उसने उसकी जॉब ले लिया के। ओके, थ्रेटन्स फैब्रिक ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारे है ना कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको थ्रेट करता है। वैसे थ्रेट इन्वायरमेंट को भी थ्रेट करता है कि एक स्टेट ए है एक बी है, दोनों में लड़ाई चलती है, तो दोनों मतलब वही डेवलपमेंट के कौन आगे निकलेगा, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को हार्म कर देते हैं ये लोग। इम्पैक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, इस पर भी असर पड़ता है। अब पॉजिटिव्स देख लेते हैं, पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये सोशो कल्चरल जो फैब्रिक है उसको मेंटेन रखता है, हमारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबको जिंदा रखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैकवर्ड रीजन्स का करता है,
ठीक है। और जो इक्विटी की जो फीलिंग है ना, इक्विटी का जो उसका प्रमोशन करता है इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी। अब इस इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी होता है मतलब सारे स्टेट्स को इक्वल ट्रीट करना, कि मतलब अगर सबको सपोज 100 करोड़ रुपीज़ दिए जा रहे हैं तो सबको बराबर दिए जाएंगे, सबको 100 करोड़ दिए जाएंगे। ओके, बट इक्विटी क्या होता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा दो, जिसको कम ज़रूरत है उसको कम दो। ओके, तो ये होता है इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो इक्विटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इशूज़, जो लोकल इशूज़ होते हैं है ना, उसको भी रीजनलिज्म की वजह से ही सॉल्व किया जा सकता है। ओके, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। प्रिवेंट्स मोनोपोलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है, मोनोपोली किसी की ना हो पाए उसको चेक करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी नहीं होने देता है। प्रमोट सेंस ऑफ प्राइड इन वंस रूट्स एंड कल्चर, है ना, जो हम लोग ने यहाँ पे बात करी वही चीज़ है। ओके, तो ये कवर हो गया पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही है। एक तो देखो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है, वाटर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जोनल काउंसिल्स बनाए गए हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को, है ना, जैसे आर्टिकल 371 में है ना, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ए से जे तक है शायद। ओके, तो वो भी है। फिर नीति आयोग बनाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी इसीलिए है कि रीजनलिज्म ना हो, है ना, सब अपने आप को मतलब यूनिटी रखें, ब्रदरहुड रखें। ओके, एक भारत है। ओके, उसी के अंदर ही है। इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड रीजन्स, है ना, गवर्नमेंट मतलब इंसेंटिव्स देती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को कि आप जाके गवर्नमेंट रीजन में अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो आपको इंसेंटिव देंगे, सब्सिडी देंगे, उस टाइप की चीज़ें, है ना। अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स भी हुआ है, जैसे तेलंगाना हुआ है ना, लद्दाख हुआ है, और झारखंड हुआ है, उत्तराखंड हुआ है। ये सब किस लिए हुआ है? इसीलिए हुआ है ताकि इन स्टेट्स में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ओके, ऐसी एक फंड बनाया गया है यानी बैकवर्ड रीजन्स के लिए, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। ओके, ये 272 जो सबसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनके लिए है। ओके, तो ये कुछ एफर्ट्स हो गए गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, इसको ऐसे कुछ लिख के कर सकते हैं। वाइल रीजनलिज्म हाईलाइट्स रीजनल इशूज़ and provides an opportunity to address them, it has also negative impacts like instability, internal security challenges, etc. Thus, government need to come with innovative solution so that no region feel isolated and left behind. ठीक है, तो इसमें हम लोग ने पहले पॉजिटिव्स बता दिए, नेगेटिव्स बता दिए, और क्या करना चाहिए वो वे फॉरवर्ड वो बता दिया। ओके, लास्ट में ऑप्टिमिज्म वाली बातें कर दी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंक्लूड कर देंगे। चलो, ये खत्म हो गया हमारा रीजनलिज्म। चलो, ये हमारा रीजनलिज्म खत्म हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू, एंड बताना कमेंट करके कि ये नया टेम्पलेट कैसा लग रहा है इस द मेन सीरीज़ का। ओके, ताकि इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकें। हम लोग इंडियन सोसाइटी भी कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ में हम लोग कवर कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें भी चल रही हैं। फिर आगे हम लोग GS2 पे जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी भी जल्दी सीरीज़ आने वाली है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है सीरीज़। ओके, चलो थैंक यू।